मुसलमान का सबसे पाक और मुकद्दर किताब है कुरान, जिसके लिए मुसलमान अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो रहता है। इस कुरान में अल्लाह ताला साफ साफ फरमाता है कि मियाँ बीबी में पत्नी के जिद रहते हुए पति तब तक किसी दूसरी महिलाओं से शादी नहीं कर सकता जब तक उसकी पहली पत्नी उसे इजाजत ना दे दे। लेकिन बावजूद इसके कुछ मुसलमान इन सारे नियमों को पार कर देते हैं, जिसकी वजह से आज के डेट में पूरी मुसलमान कम्युनिटी ही बदनाम हो चुकी है। यह बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की जो घटना आपको बताने जा रहा हूं, इसे सुनने के बाद आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वाकई में ये इंसान मुसलमान नाम पर ही कलंक है। क्योंकि इसकी एक छोटी सी गलती की वजह से ना सिर्फ एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, बल्कि उसके बाद भी कई सारे बच्चे को अनाथ की जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है आपको भी हैरान कर देने वाली है। तो चलिए इस घटना को इस वीडियो के माध्यम से पूरी विस्तार से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। मेरा नाम है अजीत कुमार और आप देख रहे बायपाय स्टोरी। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, दरअसल यह कहानी है उत्तर प्रदेश के संभल जिले की। दरअसल संभल के जो हयात नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है, मंडी किशन दास राय। और इसी मंडी किशन दास राय इलाके के रहने वाला 45 वर्षीय नसीब अहमद, जो अपनी खुद की एक मेडिकल स्टोर चलाता था। नफीस के परिवार में उसकी पत्नी जो 40 वर्षीय नजमा के अलावा टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम अनाबिया, जिसकी उम्र करीब 15 साल के आसपास थी। बात कर रहा हूं मैं 15 मार्च 2026 के शाम के वक्त, रमजान का महीना चल रहा था। पति और पत्नी बच्चे सारे रोजे रखे थे। इफ्तार करने के बाद अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात्रि के लगभग 11 बजता है, अचानक नसीब के घर से अंदर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने का आवाज आनी शुरू हो जाती है। आसपास के जो लोग थे आवाज सुनते ही भागे दौड़े। जब नसीब के घर पहुंचते हैं तो जैसे ही उसके अंदर एंट्री करते हैं, घुसते हैं, तो घर के अंदर का जो नजारा देखकर हर किसी का होश उड़ जाता है। क्योंकि घर के अंदर ही नसीब अहमद और उसकी पत्नी नजमा, जो काफी गंभीर अवस्था में पड़े हुए थे, उनके शरीर से काफी मात्रा में खून बह रहे थे। और जिस फर्श में जितने सारे फर्श थे वो खून से बिखरा पड़ा हुआ था। बगल में ही नसीब के तमाम बच्चे बैठ के जोर जोर से रो रहे थे। पड़ोसी जैसे ही इस तरह के नजारा देखते हैं, तुरंत उसी रात को ही हयात नगर थाने में खबर देते हैं। और पुलिस जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ जब नसीब के घर पहुंचते हैं तो दोनों चेक करते हैं, तो मालूम चलता है कि नफीस की जो सांसें चल रही है, लेकिन उसकी जो पत्नी नजमा की मौत हो चुकी थी। हालांकि बावजूद इसके पुलिस जो इन दोनों को लेके नजदीकी हॉस्पिटल में जाती है, जहां डॉक्टर नजमा को तो मृत घोषित कर देता है वहीं पर, लेकिन जो नफीस को एडमिट ले लेते हैं। और जब उसका इलाज करना शुरू करते हैं तो आखिरकार जो नफीस की जान बच जाती है। सवाल यह था कि आखिरकार इतनी रात को नफीस के घर में घुसा कौन और हमला कौन किया और किसने किया और क्यों किया। जब नजमा की मृत्यु घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अभी नफीस का हालत कुछ ठीक नहीं था, इसलिए पुलिस नफीस से पूछताछ नहीं करती है, बल्कि आपस फिर से नफीस को घर छोड़ देती है। और जब नफीस की बड़ी बेटी अनाबिया से पूछताछ करती है तो अनाबिया पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरी मां नजमा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरे अप्पू ने ही किया है। साथ ही साथ पुलिस वालों को यह भी कहती है कि साहब, जो मेरे अब्बू घायल हुए हैं, दरअसल खुद मेरे अब्बू ने ही अपने ऊपर हमला किया था। हालांकि पुलिस जब अनाबिया से यह सवाल करती है कि आखिरकार तुम्हारे अब्बू नफीस ने तुम्हारी मां की हत्या क्यों किया, तो उसमें अनाबिया अब पुलिस वालों को कुछ सही तरीके से जवाब नहीं दे पाती है। पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है, लेकिन पड़ोसी भी पुलिस वालों को कुछ साफ सुथरे तरीके से नहीं बता पाते हैं। क्योंकि पड़ोसी कहते हैं कि साहब, जब चीख पुकार हम लोग सुने थे, घर के अंदर आ गए, तभी दोनों घायल अवस्था में यहाँ पर पड़े हुए थे। सच्चाई अब क्या था, शायद इसके बारे में यहाँ बेहतर तरीके से नफीसी बता सकता है। इसलिए पुलिस तुरंत इस बात की जानकारी
नफीस के परिवार वालों के साथ साथ उसकी पत्नी नजमा को मायके वालों से भी दे देती है। नफीस जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश अमरोहा के आलमपुरा गांव का ही रहने वाला और उसकी पत्नी नजमा को बदायूं जिलों के उगती गांव की रहने वाली थी। इधर परिवार वालों को जब सूचना मिलती है, नफीस का बड़ा भाई वकील अहमद भी घर पे पहुंच जाता है और नजमा का जो छोटा भाई शकील अहमद भी वहां पे पहुंच जाता है। लेकिन अब तक इधर जो नफीस अहमद की जब होश आ जाती है, उसके बाद जब पुलिस नफीस अहमद से इस पूरे वारदात के बारे में पूछताछ करती है और नफीस जब इस हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी बताता है, तो ऐसी सच्चाई सामने आता है जिन्हें सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म से झुक जाती है। दरअसल नफीस और नजमा की शादी करीब 15 साल पहले होती है। उस वक्त नफीस जो कि अपने पैतृक गांव आलमपुर में रहता था, अमरोहा के आलमपुर में शादी कर जब नजमा को अपने घर लेकर आता है, लगभग 10 साल तक अपनी पत्नी के साथ वहीं पर समय गुजारता है, तब नफीस के लगभग 3 बच्चे हो चुके थे, जिसमें 2 बेटियां थी और एक बेटा था। लेकिन शादी के जैसे ही लगभग 10 साल का समय गुजर जाता है, घटना से ठीक 5 साल पहले नफीस अहमद अपनी पत्नी नजमा की 3 बच्चों को लेकर संभल जिले में आ जाता है और फिर संभल जिले के हयात नगर में अपनी मामी के घर में एक किराए का मकान लेकर रहने लगता है। नफीस के जो मामी का नाम सलमा बेगम, जो कि देखने में काफी खूबसूरत थे, उम्र है करीब 38 साल के लगभग, क्योंकि रिश्ते में उसकी मामी लगती है जो टॉप फ्लोर पे कमरा में था। उसी नफीस अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगता था। बगल में ही अपना एक मेडिकल का स्टोर खोल लेता है, जिससे वह ठीक ठाक पैसे भी कमाना शुरू कर देता है। जब बेहतर तरीके से गुजरने लगता है, 3 साल से जब ठीक ठाक पैसे कमा लेता है, उसके बाद से आखिरकार 3 साल के बाद इसी हयात नगर के मंडी किशनदास सराय में अपनी खुद की एक जमीन खरीद लेता है और उस पे अपना एक मकान भी बना लेता है। लेकिन जैसे ही 3 साल का समय गुजरता है, आखिरकार उसके बाद से घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले नफीस का खुद अपनी मामी सलमा बेगम के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। एक दूसरे से बातचीत करते हैं, क्योंकि एक ही घर में रहते थे, इसलिए दोनों को मुलाकात करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही नफीस का उसके मामी के साथ में अफेयर शुरू हो जाती है, इसके बाद की जानकारी नफीस की पत्नी नजमा को मालूम चल जाता है। यह जानकारी नजमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल नजमा को यकीन नहीं होता था कि उसके पति का जो खुद के मामी के साथ अफेयर शुरू हुआ है। इसलिए सच्चाई पता लगाने के लिए नजमा अपने पति से पूछताछ नहीं करती, बल्कि इन दोनों को हाथ पकड़ने के लिए तरह तरह के तकरीब बनाने लगते और आखिरकार नतीजा यह होता है कि एक दिन घर के अंदर ही नजमा अपने पति और उसके मामी सलमा बेगम को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है, जिसकी वजह से अब नजमा को पूरा यकीन हो जाता है कि वाकई में उसके पति और उसकी मामी सलमा बेगम के साथ अफेयर शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे ही रंगे हाथ पकड़ती है, उसके बाद से अब नजमा एकदम से इसके खिलाफ उतर जाती है, अपने पति से झगड़े तर्क करने लगती है। लेकिन शायद अब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि नफीस और सलमा बेगम शादी करने का फैसला ही नहीं कर चुके थे, बल्कि एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला भी कर चुके थे। पर सवाल यह था कि नफीस ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं, बल्कि उसकी पत्नी जिंदा थी और उसके 4 बच्चे भी हो चुके थे। इसीलिए नफीस अपनी पत्नी नजमा से साफ साफ लफ्जों में कहता है कि तुम्हें जितनी भी खिलाफत करनी है तुम कर लो, लेकिन मैं तुम्हें तलाक देके अब अपनी मामी सलमा बेगम के साथ शादी करूंगा। अपनी पत्नी को जब यह तलाक देने की बात कहता है, तो नजमा उसके लिए तैयार नहीं होती है, अपने पति से झगड़े तर्कार करती है, जिसकी वजह से नफीस अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा देता है, बल्कि बुरी तरह से पिटाई कर देता है, जिसकी वजह से आखिरकार नजमा भी मजबूरन होकर इस बात की शिकायत पुलिस में कर देती है। थाने में जब खबर करती है, पुलिस शायद इस मामलों को गंभीरता से बिल्कुल नहीं लेती है। पुलिस नफीस और उसकी पत्नी नजमा को लेकर थाने में जाती है, तो लेकिन पारिवारिक मामला समझ करके थोड़ी सी बात करके समझा बुझा कर इन दोनों को रफा दफा कर देती है। शायद
पुलिस की यह एक छोटी सी गलती थी कि आगे चलकर इतना बड़ा कांड हो जाएगा। वहां से आने के बाद नजमा अपने सारे बच्चों को लेके जो उसका मंडी किशनदास सराय में अपना जो नया मकान बना हुआ था वहां पर जाके रहने लगती है और फिर अपने पति से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर देती है। इधर बीच बीच में नफीस कई बार अपनी पत्नी के पास जाता और जाके उसके ऊपर दबाव डालता कि तुम मुझे तलाक दे दो या फिर मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मेरी तलाक को तुम एक्सेप्ट कर लो ताकि मैं अपनी मामी सलमा बेगम से शादी कर सकूं। लेकिन नजमा उसके लिए तैयार नहीं थी। कहती है कि ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, अगर तुम मुझे छोड़ के अपनी मामी के साथ शादी कर लोगे तो जरा सोचो मैं अपने बच्चों को कैसे पाल पोस के बड़ा करूंगी। इसीलिए मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें ना तो मैं तलाक दूंगी ना ही तुम्हारे तलाक एक्सेप्ट करूंगी। सवाल यह भी था कि जब तक नफीस अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेता है तब तक वह अपनी मामी सलमा बेगम से शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि नफीस को यह बेहतर तरीके से मालूम था कि अगर अपनी पत्नी रहते हुए उसके मर्जी के खिलाफ जाके अपनी प्रेमिका से शादी करता है तो वह बुरी तरीके से फंस जाएगा। इसलिए बार बार अपनी पत्नी के ऊपर दबाव डालने लगता है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लेता है नजमा अपने पति के तलाक लेने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं होती है, जिसकी वजह से जब भी नफीस अपनी पत्नी नजमा के पास अपने बच्चों के पास जाता इसी बात को लेकर कि उसे समझाने की कोशिश करता है, और जो नजमा जब उसकी बात नहीं मानती है तो अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है और पिटाई करने के बाद फिर से वापस अपने मामी के पास उसी घर में आके रहता है जिससे वो किराए का कमरा लेके रखा था। इधर नजमा जो कि अपने 4 बच्चों को लेकर अलग अलग रह रहा था, लेकिन नजमा को भी अपने 4 बच्चों को परवरिश करने में काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन नजमा जब अपनी थोड़ी सी कोशिश करती है तो आखिरकार घटना से ठीक लगभग 6 महीने पहले नजमा को आशा वर्कर की नौकरी मिल जाती है। थोड़े बहुत पैसों जब आमदनी होने लगती है उसके बाद से नजमा अपने बच्चों की बेहतर तरीके से परवरिश करने लगती है। लेकिन नजमा को जैसे ही नौकरी मिल जाती है उसके बाद से जाके नफीस फिर से अपनी पत्नी से मुलाकात करता है और कहता है अब तो तुम्हें नौकरी भी मिल चुकी है, तुम पैसा भी कमा रही हो, अब तो कम से कम मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन नजमा उसके बावजूद भी अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं होती है। इसीलिए अब नफीस अपने बड़े भाई वकील अहमद तक यह खबर पहुंचाता है कि कैसे भी करा के मेरी पत्नी से पीछा छुड़वा दो। वकील अहमद जो कि एक मौलाना है, पढ़ा लिखा था और हदीस और कुरान के बारे में उसे बेहतर तरीके से नॉलेज था, लेकिन उसके बावजूद भी वकील अहमद अपने भाई को ना समझा के खुद की पत्नी नजमा के ऊपर दबाव डालने लगता है कि जैसा मेरा भाई कह रहा है वैसा तुम उसकी बात मान लो, और अगर तुम बात नहीं मानोगे तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भाई को पुलिस प्रशासन में ले जाके केस मुकदमा करके उसे फंसा दोगी तो शायद तुम्हारी यह गलत फहमी है। हमारे पास बहुत पैसा है, हम पुलिस को कैसे भी मैनेज कर लेंगे। वकील अहमद भी नजमा को काफी तरह से धमकी देकर उसे समझाने या फिर धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नजमा भी अपने एक पैर पर खड़ी हो जाती है। दरअसल नजमा कसम खा लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पति से किसी भी कीमत पर तलाक नहीं देगी। जब इधर उसके पति नफीस अहमद को भी पूरा यकीन हो जाता है कि अब उसकी पत्नी ना तो तलाक देने वाली है नहीं साथ देने वाली है, तो आखिरकार नफीस भी अब अपनी मामी सलमा बेगम के साथ शादी करने के लिए मजबूर से होकर खुद अपनी पत्नी से इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लेता है। और फिर इसी फैसले के तहत 15 मार्च 2026 को जब रोजे की हालत में था, मेडिकल स्टोर को बंद करने से पहले अपने रोजे की इफ्तार करता है। जब उसको रोजा खुल जाता है उसके बाद से अपने मेडिकल स्टोर को बंद करता है और वहां से सीधे मंडी किशनदास सराय जहां पे उसकी पत्नी नजमा और उसके बच्चे रह रहे थे वहां पे पहुंच जाता है और जाके सबसे पहले अपने सारे बच्चों को कहता है कि जाकर अपने अपने कमरे में सो जाओ। नफीस अहमद के तमाम बच्चे जब अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं उसके बाद से नफीस अहमद फिर से अपनी पत्नी नजमा के ऊपर तलाक देने के लिए दबाव डालने लगता है। इसी बात को लेकर पति और पत्नी के बीच में झगड़े तर्क शुरू हो जाते हैं
और बात इतनी काफी आगे बढ़ जाती है कि आखिरकार नफीस अहमद गुस्से में आके बगल में जो कैंची पड़ा था उस कैंची को उठा लेता है और फिर उसी कैंची से अपनी पत्नी के ऊपर एक बार सारे कई बार कर देता है, जिसकी वजह से आखिरकार नजमा काफी गंभीर अवस्था में वहीं पर गिर जाती है। लेकिन जैसे उस कैंची से अपनी पत्नी के ऊपर वार करना शुरू करता है और नजमा को जब दर्द बेकार हो जाता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती हो। तो उसी चीख पुकार सुन के जो नजमा के बड़े बेटी अनाबिया अपने कमरे से बाहर आती है और जैसे बाहर निकलती है तो अपने अब्बू को अपनी जो अम्मी के ऊपर हमला करते हुए वो देख लेती है। देख के वहीं जोर जोर से चिल्लाने लगती है और जैसे जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू करती है, आसपास के जो लोग थे उस आवाज को सुनते हैं और इससे पहले कि लोग भागते दौड़ते नफीस के घर पहुंचते, नफीस अपने आप को भी खत्म करने का इरादा उस कैंची से अपने ऊपर भी हमला कर लेता है। लेकिन जैसे वह अपने ऊपर हमला करता है, शायद नफीस को अपनी वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाती है और फिर उस कैंची से दोबारा अपने ऊपर हमला नहीं कर पाता है। लेकिन वो घायल हो चुका था, इसलिए गंभीर अवस्था में जो खुद नफीस भी वहीं पर गिरा हुआ था। अब चीख पुकार सुन के आसपास के लोग वहां पे पहुंचते हैं और जब नजारा को देखते हैं तो तुरंत इस बात की जानकारी जो हयात नगर थाने में दे देता है। वाकई में नफीस जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस नफीस को गिरफ्तार तो कर ही लेती है, लेकिन नजमा का जो भाई है वह वकील अहमद दरअसल जब वहां पे पहुंचता है, पुलिस जब नजमा के छोटे भाई से पूछताछ करती है तो वकील पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरे जीजा नफीस अहमद का सिर्फ उसकी मामी सलमा बेगम के साथ ही अफेयर नहीं चल रहा था, बल्कि उसके कई और सारी लड़कियों के साथ साथ कई सारे महिलाओं के साथ भी अफेयर चल रहा था। मेरा जीजा कैरेक्टर का सही इंसान नहीं था, जो कई बार मुझे भी धमकी दे चुका था कि तुम अपनी पत्नी को समझाओ, तुम अपनी बहन को समझा लो, वरना एक ना एक दिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हालांकि मैंने भी आकर अपनी बहन को काफी समझाने की कोशिश किया था, जो कि तुम दोनों के बाद भी तुम दोनों के बीच में विवाद है उसे सुलझा लो, समझा लो। अगर तुम्हारा पति तुम्हें तलाक देकर तुमसे अलग होकर रहना चाहता था तो तुम उससे अलग हो जाओ, कम से कम खुश तो रहोगी। क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति के साथ जोर जबरदस्ती से नहीं रह सकता है, नहीं जीवन बिता सकता है, नहीं गुजारा जा सकता है। लेकिन मेरी पत्नी, मेरी बहन मेरी बातों को मानने को तैयार बिल्कुल नहीं थे। दरअसल मेरी बहन नजमा मुझे बता रही थी कि अगर मैं अपने पति से तलाक ले लेती हूं तो फिर मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा। मैं अपने पति से भी भीख मांग रही थी कि मेरे बच्चों को कम से कम ख्याल रख दो, उनकी पालन पोषण करने के जो भी प्रॉपर्टी यह है मेरे नाम पे कर दो। लेकिन मेरा पति यह मेरे घर भी जो तैयार नहीं थे, घर भी देने के लिए तैयार नहीं थे। वो सोचो अपने जो पति के तलाक कैसे लूंगे। दरअसल वकील अहमद पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैंने अपनी बहन को काफी समझाने की कोशिश किया था, काश अगर मेरी बहन बात मान लेती तो आज मुझे तमाम बच्चों का जो जिम्मेदारी जिंदगी जीने का मजबूरन नहीं देखना पड़ता। नफीस अहमद की एक छोटी सी गलती की वजह से न सिर्फ उसकी पत्नी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई, बल्कि नफीस भी अब जिंदगी भर जेल के अंदर अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में अपनी गुनाहों की सजा काटेगा और फिर उसके बच्चे भी अब दर बदर जिंदगी वहां से गुजरते रहेगा। इधर नजमा के डेड बॉडी की जब पोस्टमार्टम हो जाती है और पुलिस जब डेड बॉडी को नजमा के बच्चों के हवाले करते हैं तो नजमा के तमाम बच्चे अपनी माँ के डेड बॉडी से लिपट कर फुट फुट के रोने लगते हैं। रोते हुए अफसोस से तमाम लोग जब देखते हैं तो देख के सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल हर किसी के जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आखिर इन सब में इन बच्चों की क्या गलती है, जो आज के डेट में अब अनाथों की जिंदगी जीने का मजबूरन हो चुका है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, नहीं किसी को कोई तकलीफ देना है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और खास करके अपने परिवार को ख्याल जरूर रखें। बाकी इस पूरी घटना के बारे में आप अपनी क्या कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक और नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।